मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति की आज होगी अहम बैठक में तय की जाएगी आंदोलन की अगली रणनीति। प्रशासन द्वारा मांगी गई समय सीमा आज हुई समाप्त। ताराकोट रोपवे को लेकर फिलहाल नहीं हुआ फैसला। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद के हवाले की रिपोर्ट। चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के कारणों का दिया गया ब्यौरा। इस साल 18 अक्टूबर को किया गया था कमेटी का गठन। घाटी औद्योगिक क्षेत्र का रेलवे फाटक बना जानलेवा। रेलवे फाटक पर आधा घंटा रुका रहा फायर ब्रिगेड। समय पर न पहुंचने से औद्योगिक इकाई जलकर राख। उद्यमियों की रेल मंत्रालय से किसी और विकल्प की गई मांग। डोडा में 102 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण से लोगों के लिए सांस लेने में भी हुई मुहाल। जंगलों में आग से उठ रहा धुआं बना मुसीबत। बारिश ना होने से कई लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा आज दोपहर 2 बजे के करीब अहम बैठक की जा रही है। आपको बता दें, ताराकोट रोपवे को लेकर उठे विवाद को हल करने के लिए प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा आज खत्म हो गई है। आज होने वाली बैठक में संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की अगली रणनीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। प्रशासन ने 18 दिसंबर को कटरा के कारोबारियों को 23 दिसंबर तक इस मुद्दे को हल करने का समय मांगा था, लेकिन कारोबारियों की माने तो अभी तक प्रशासन से उन्हें किसी भी किस्म की जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला कमेटी ने भी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दिशा निर्देश पर मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो लगातार ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है विवादों में बना हुआ है और आज तक जो है इसकी समय सीमा थी। अब 2 बजे के बाद इसको लेकर जो बैठक है वो की जाएगी और इस पर चर्चा जो है वो की जाने वाली है। ये विवाद जिस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा था, कटरा में साफ तौर पर देखने को मिला कि कारोबारियों का प्रदर्शन, घोड़े पिट्ठू वालों का प्रदर्शन था, पालकी वालों का प्रदर्शन देखा गया। और यहाँ पर रोजगार के हवाले से भी बात की जाए या फिर डेवलपमेंट के हवाले से, दोनों अब एक बड़ा मुद्दा बना है। एक तरफ घोड़े पिट्ठू वालों का रोजगार, दूसरी तरफ कटरा एक फेमस होली डेस्टिनेशन है और यहाँ पर श्राइन डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट और यहाँ पर एक मेन एजेंडा जो है वो रहता है ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट भी किया जा सके एक तरफ से। तो यहाँ पर जिस तरीके से रोपवे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो बनता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि प्रशासन ने 18 दिसंबर को कटरा के कारोबारियों को 23 दिसंबर यानी कि आज तक इस मुद्दे को हल करने का समय जो है वो मांगा था कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और हल जो है वो निकाल लिया जाएगा। और इस पर कोई जवाब ना आने पर, कोई जानकारी ना देने को लेकर अब 2 बजे जो है बैठक की जाएगी। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कटरा से सोहन कोहली जुड़ चुके हैं। सोहन, सबसे पहले बताइएगा, 23 दिसंबर तक का समय था, अभी तक कारोबारियों ने वेट किया और अभी भी कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई थी वहाँ पे डीसी लास्ट चौथे दिन डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी जब कटरा पहुंचे तो 15 दिन की मोहलत मांगी थी, मगर उससे पहले जो कि उनकी ट्रांसफर यहाँ से हो गई और दूसरी जो डीसी रियासी है निधि मलिक, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मगर जब दूसरी बार यहाँ पे स्ट्राइक हुई तो वहाँ पे जो निधि मलिक जो डीसी रियासी यहाँ पे कटरा में उनके पास आके पहुंचती है तो उनको फिर से एक बार आश्वासन देती है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे इस मसले में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, बट आपकी बात हमने सुनी है, मगर अभी हाई अथॉरिटी यानी कि श्राइन बोर्ड के जितने भी हाई अथॉरिटी है उनके साथ में बात करके अब मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए। उन्होंने यहाँ पे 23 तारीख तक मोहलत दी थी, वो जो कि आज वो खत्म हो चुकी है, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से उनसे कोई भी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मगर आज
जो कि संघर्ष कमेटी जो है वो आज एक बैठक करेगी। बैठक में जितने भी लोग हैं उनके समर्थन में उतरे हैं वो भी उनके साथ बैठक करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी वो आज जो है इनका फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रशासन ने कहा था कि उन्हें इन्फॉर्म जो है किया जाएगा कि क्या कुछ आगे फैसला लेना है, उस पर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, एक तरफ घोड़े पिट्ठू वालों का जो रोजगार है और दूसरी तरफ इस होली डेस्टिनेशन को एक फेमस टूरिज्म के हवाले से भी बढ़ाने के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट बनाया गया। तो दोनों चीजें जो है अब अटक रही हैं, तो इसको कैसे अब आगे देखा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर ताराकोट मार्ग पे गंडोला लगता है तो वो कहीं ना कहीं एक हिंदू की आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुराना रास्ता है, माँ वैष्णो देवी का पुराना रास्ता है, वहां पे बाणगंगा आती है, चरणपाद का आती है, अर्धकुंवारी आती है, हाथी मथा है से होते हुए यात्री जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाता है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी भी इसी रास्ते गई थी और इस रास्ते में उसकी आस्था है। मगर ताराकोट में अगर ये लगता है तो वो कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजें बाईगार करके वहां पे जो नया मार्ग जो वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे घोड़े पिट्ठू जो पालकी जो वहां पे इतने रोजगार एक एक पिट्ठू के साथ 5-5 फैमिली जहाँ पे जुड़ी हैं जो कि अपना गुजारा करते थे, यहाँ पे अपना जो फैमिली का गुजारा करते थे। और कहीं ना कहीं अगर गंडोला वहां पे लगता है तो उनकी रोजी रोटी पे यहाँ पे ठेस पहुंचेगी। लेकिन सोहन, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस प्रोजेक्ट की बात हुई थी तो यहाँ कहा गया था कि जो 80 साल के ऊपर के वृद्ध लोग हैं उन्हें जो है वहां पर पहुंचने में मुश्किल होती है, तो कहीं ना कहीं ये सहूलियत उन लोगों के लिए होगी। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अब ये एक विवाद कारोबारियों का भी बन चुका है, वहां पर पालकी वालों का, पिट्ठू वालों का भी बन चुका है। क्या लगता है बैठक में आज किस तरीके से रिएक्शन निकलकर इस पर आएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये सिर्फ एक झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि यहाँ पे जो विकलांग लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। मगर जब बैटरी कार शुरू की थी तब भी ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जो विकलांग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये सुविधा दी जाती है। मगर आज की डेट में देखा जाए तो ये सुविधा सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही की जाती है, मगर आम जो पब्लिक है या बुजुर्ग हैं वो ऐसे ही उनको कोई वहां पे टिकट या गंडोले की हो, सॉरी यहाँ पे बैटरी कार की हो, जहाँ हेलीकॉप्टर की हो, उनको यहाँ पे ये सुविधा नहीं मिलती है। बिल्कुल सोहन, क्या लगता है अब किस तरीके से इस पर जो है प्रशासन जवाब देगा? क्योंकि आंदोलन जो है वो बन सकता है और आगे की रणनीति जो है ये कारोबारी बनाएंगे, और यहाँ पर रोजगार और कारोबार ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर इस रोपवे प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी आम लोग थे, यहाँ पे जो यहाँ पे इस बार यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बलदेव राज जी यहाँ पे जो जीते हुए हैं उनके पास भी अपनी गुहार लगाने के लिए गए कि कहीं ना कहीं आप भी हमारी सपोर्ट में की जाए। तो उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दिया था कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये हाई कोर्ट के आदेश से जारी किया था। मगर कल एक यहाँ पे जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से एक बैठक हुई, उन्होंने ऑनलाइन जो इनके डॉक्यूमेंट निकाली और जो कि साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था वो अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है और वहां पे ताराकोट मार्ग का कोई जिक्र नहीं किया है और गंडोले का जिक्र किया है। तो ये पुराना रास्ता जो माँ वैष्णो देवी का पुराना रास्ता है वहां पे ही जिक्र किया है और गंडोला जो है वो कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी पे ठेस पहुंच दिया। आज इनकी बैठक होगी, आगे की रणनीति क्या होगी वो हम आपके साथ जैसे ही बैठक होती है उसके बाद साझा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति की अगर बात की जाए तो आज बैठक होनी है और मुद्दा वही है ताराकोट रोपवे, जहां पर एक तरफ अगर घोड़े पिट्ठू और पालकी वालों की बात की जाए तो उनके रोजगार पर सवाल उठा है और यही कहा जा रहा है कि पहले भी जब बैटरी कार या फिर वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा लाई गई थी यही कहा था कि उनका रोजगार उनके पास ही रहेगा। लेकिन अब प्रशासन ने जब आश्वासन भी दिया था कि 23 दिसंबर को जवाब देंगे, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जाहिर सी बात है 2 बजे ये बैठक होनी है। अब आंदोलन आगे किस तरीके से चलेगा, रणनीति क्या कुछ ये कारोबारी बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद करा। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त एनसी सांसद आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी ने मोर्चा जो है वो खोल लिया है और अपनी सरकार के खिलाफ ही ये मोर्चा खोला गया है। तो आरक्षण नीति को लेकर वो प्रदर्शन जो है वो करेंगे और सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। इसमें सवाल ये है बड़ा कि यहाँ पर एनसी सांसद आगा सईद रुहुल्ला ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तो आप देख सकते हैं कि सियासत जो है किस चरम पर नजर आ रही है, जहां आरक्षण नीति को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी सीएम हाउस के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अब देखना यह है कि ये मोर्चा जिस तरीके से आगा शहीद रुहुल्लाह मेहंदी ने खोला है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होना ये खुद में एक बड़ी बात है और सियासत का किस तरीके से संग्राम जो है वो देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर ये, जहां पर एनसी के सांसद आगा शहीद रुहुल्लाह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आरक्षण नीति को लेकर जो है ये चर्चा होगी और यहाँ पर अभी सीएम हाउस की बात की जाए तो चर्चा जो है वो चलेगी और वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जहूर हुसैन जुड़ चुके हैं। जहूर, बताइएगा कितना बड़ा सियासी बदलाव है जहां पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और दूसरी तरफ ये आरक्षण नीति को लेकर होने वाली है ये चर्चा। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैनिफेस्टो हुआ था इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, तो उसी दिन एनसी का ये मैनिफेस्टो था जो भी रिजर्वेशन यहाँ पर हुई है उसको हम बदलाव लाएंगे और ओपन मेरिट के लिए हम खास इसमें जो रिजर्वेशन है वो लाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो आगा शहीद रुहुल्लाह ने उस वक्त भी इसमें मुदाखलत की थी और खासतौर पर वो स्टार कैंपेनर रहे थे, हर जगह पर वो गए, चौपर्स में गए और उन्होंने कहा कि हमें वापस लाना है और रिजर्वेशन का उस वक्त जवानों से वादा किया था। और ठीक उन्होंने परसों एक ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने ऑफिस जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, चाहे उनके घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर में मोर्चा खोलूंगा और सारे जवान मेरे साथ आएंगे। और आज उन्होंने 2 बजे वहां पर टाइम रखा है और अभी अगर हम देखें तो 1 बजे हैं और अभी इस वक्त वो घर पे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और बिल्कुल सब यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कब बाहर निकलेंगे। तो बिल्कुल जरूर ये किसके खिलाफ है, पहाड़ी समुदाय के आरक्षण नीति को लेकर है या फिर ईडीएस की अगर बात की जाए उनके खिलाफ, दोनों में से कौन सी बात जो है वो सामने आई है? जी वो ईडीएफ पर ही बोल रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो ओपन मेरिट है उसमें जो भी रखा गया था, अब जो रिजर्वेशन बाकी ले रहे हैं तो उससे ओपन मेरिट का बहुत सारा खर्चा और बेरोजगारी बढ़ सकती है और जवान काफी फिक्रमंद है, ड्रग्स में मुब्तला है और बाकी चीज अगर हम देखें जो भी इस वक्त समाज में हो रही है, तो इसको रोकने के लिए और जवान को, क्योंकि युवा लीडर हैं वो जवानों के लिए आगे आना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के खिलाफ भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं इसमें जाऊंगा। लेकिन जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आगा शहीद रुहुल्लाह ये कहा था कि आज 2 बजे वो वहां पर मोर्चा खोलेंगे और इन जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वहां पर धरना देंगे। तो बिल्कुल सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा किस तरीके से कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक सियासी टकरार तो देखने को मिलेगी क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। जी बिल्कुल, इसमें तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं युवाओं के लिए लड़ूंगा क्योंकि हमने उनसे वादे किए हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, वोट बैंक हमें वहीं से मिला है और इसको हमें पूरा करना जरूरी है। चाहे उसमें 370 हो, वो भी बिल जब यहाँ पर असेंबली में लाएगी तो कुछ अंदरूनी अगर हम देखें तो बहुत सारों ने कहा था कि अभी हम रोकेंगे, पहले स्ट्रीट को वापस लाएंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल पहले 370 की भी बात छेड़नी है और उसकी बिल भी वहां पर मंजूर करनी है। तो ये बिल्कुल जो भी मैनिफेस्टोस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में उस दिन कहे गए थे जब इलेक्शन की शुरुआत अब 2 बजे क्या तो ये कुछ बिल्कुल रहेगा, जहूर किस तरीके करने की तस्वीरें क्या कुछ लगता है सामने आएंगी जम्मू कश्मीर की सियासत में, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के लिए मुद्दों पर अब जो है सांसद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम वज़ीर आला की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम कमिटमेंट है इसकी, तो कुछ थोड़ा और समय दीजिए क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है 22 दिसंबर रखी गई थी और आगा रुहुल्लाह ने भी ये कहा था, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर है श्रीनगर, उन्होंने ये कहा था कि मैं भी 22 तक ही रुकूंगा, अगर ये नहीं हो सका तो मैं एज अ लोकल, एज अ नॉर्मल यहाँ का बाशिंदा प्रोटेस्ट करूंगा। ठीक है जहूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा शहीद रुहुल्लाह मेहंदी जो है आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोलने वाले हैं और आरक्षण नीति को लेकर ये होने वाला है और फिलहाल सीएम हाउस के बाहर पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं जहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर चर्चा हो रही थी, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को सौंप दी है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन का
नोटिस लेते हुए पार्टी हाईकमान ने ये कमेटी गठित करने का निर्देश जो है वो जारी किया है। और यहाँ पर जिसे इस प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने को कहा गया था, और प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा की अगर बात की जाए तो उनकी अगुवाई में इस कमेटी का गठन 18 अक्टूबर को किया गया था, जिसने करीब 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के हवाले कर दी थी। तो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर अब खास चर्चा होगी, जहां पर कांग्रेस की वो कमियां कहां पर रही हैं और कैसे उनको ठीक किया जाएगा, इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अगर बात की जाए तो उनके हवाले जो है रिपोर्ट की हुई है। और आपको बता दें इस साल 18 अक्टूबर को कमेटी का गठन जो है वो किया था और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा किस तरीके से सबसे पहले क्या कुछ मुद्दे इसमें रहने वाले हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है और यहाँ कमियों को लेकर भी बात की गई है कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल रूपाली, अगर शुरुआत से हम विस्तार से बताएं तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे और 18 अक्टूबर को इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। कमेटी का हेड बनाया था चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा। वो मंजे हुए सियासतदान है और बड़ा अनुभव है, उनके अनुभव पर कोई डाउट नहीं कर सकता। और 18 नवंबर को इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अनफॉर्चुनेट है 1 महीना और 4 दिन ज्यादा लगा करके 22 दिसंबर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अपनी रिपोर्ट के 2 पहलू इन्होंने रखे हैं। एक तो कारण बताया है कि कांग्रेस के हार का कारण क्या था। 2024 के विधानसभा चुनावों में सबसे बदतर प्रदर्शन जिसको कहते हैं वो कांग्रेस का किया है। टोटल 6 सीटें उनकी आई है और जम्मू प्रोविंस में तो मात्र 1 सीट जीत करके आई है। तो उन्होंने 2 अलग अलग अनुभव बताए हैं। एक तो पार्टी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, दूसरा हार के कारण क्या थे। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट को कांग्रेस हाईकमान यानी तारिक हमीद कर्रा कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या कुछ लोगों पर एक्शन हो सकता है टिकट वितरण को लेकर के। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जो प्रभारी बनाए गए थे जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी, उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। जी रूपाली। विनोद जी, यहाँ पर एक और बात सामने आई, जहां पर एक तरफ कारण पूछे गए हैं कि आखिरकार जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने किया है, आखिरकार जो रिजल्ट सामने आए वो सबके सामने थे, लेकिन मजबूत करने की स्ट्रैटेजी को लेकर भी इसमें चर्चा एक बड़ा पहलू रखा गया है, कारण और मजबूत करने के तरीके कांग्रेस पार्टी को। देखिए रूपाली, ये मजबूत करने के तरीके वो लाइन टो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो दिवंगत हो चुके हैं उनका जन्मदिन भी मनाती है, उनका जो जिस डेट में डेथ हुई होती है वो भी मनाती है। अब इनको लगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनको कांग्रेस में खड़ा करने का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी पुण्यतिथि भी मनाएंगे और जन्मदिन भी मनाएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने हाल ही में संविधान दिवस मनाया हर जिला स्तर पर, वैसे ही ये हर जिला स्तर पर जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाएंगे, ताकि जो कार्यकर्ता हैं अपनी मूल जड़ों तक पहुंच सके। जी रूपाली। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल और रहेगा कि चुनावों में जो इनका प्रदर्शन है वो जनता ने इन्हें जवाब दिया है और यहाँ पर अब ये जिला स्तर पर जो है पर्सनालिटीज को सम्मानित करेंगे, तो क्या लगता है यहाँ पर सम्मान देना जरूरी है, लेकिन जनता का प्रदर्शन जो जनता ने चाहा, आवाम ने चाहा, वो इनका रिजल्ट रहा है, तो उस पर भी फोकस करना कितना ज्यादा जरूरी है कांग्रेस? बिल्कुल, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता सड़कों पर उतरी हुई है या जो कहते हैं दुखती नब्ज होती है, उनको लेकर के उनको चलना चाहिए। बेरोजगारी या कुछ और जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं इनको करना चाहिए। हालांकि दोनों ही चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को छोड़ करके रूपाली राजनीति में जीत हासिल नहीं की जा सकती है। पर क्या लगता है किस तरीके से रिपोर्ट को लेकर काम किया जाएगा विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जिले के अलग अलग अधिकारियों, अलग अलग मंत्रियों को लेकर भी एक पहलू सामने आया है। देखिए, तारिक हमीद कर्रा को काफी लंबे समय हो गया, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आया, जैसे मैंने बताया 22 दिसंबर को रिपोर्ट भी पेश होगी। अब मुझे लगता है कि जो संगठनात्मक ढांचा है उसका आकार इनको तलाशना होगा, उनको बनाने होंगे, जिला अध्यक्ष बनाने होंगे, जिला उपाध्यक्ष बनाने होंगे, फिर अपनी टीम के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को भी नए सिरे से चुनना होगा। मुझे लगता है कि संगठन पर यानी संगठनात्मक दृष्टि से जो काम करने की जरूरत है उस पर आप कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, क्या लगता है
किस तरीके से कांग्रेस 6 सीटों की अगर बात की जाए आपने कहा जीता, और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ही उभर कर आई है, कश्मीर संभाग की बात अलग है। कांग्रेस को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस को बड़ी नए सिरे से मुझे लगता है एक तो स्ट्रक्चर को, संगठन को ओवरहालिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ बड़ी मेहनत करने की जरूरत है ताकि दोबारा से कांग्रेस उस पोजीशन में पहुंच सके कि उनके बिना सरकार ना बन सके। यानी 2003 के या 2014 के बाद पीछे की बात करें तो उससे पहले कांग्रेस ऐसी पोजीशन में होती थी कि उनके अलावा सरकार नहीं बन सकती थी। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ही प्रदर्शन की अगर बात की जाए, जो इन लोगों ने अब एजेंडा स्ट्रेटजी अपनानी है, जिस तरीके से आपने कहा कि अब सम्मानित जो है किया जाएगा और यहाँ पर जिला स्तर पर ये कामकाज किए जाएंगे, क्या लगता है ये किस तरीके से रूट लेगा और जम्मू की राजनीति किस तरीके से बदलेगी? क्योंकि यहाँ पर एनसी के साथ ही गठबंधन हुआ था तो ही अस्तित्व रहा। जी बिल्कुल रूपाली, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस का कैडर अभी भी जीवित है, कांग्रेस का कैडर आज भी काम करता है। हो सकता है उन कैडर्स को शीर्ष नेतृत्व के कामकाज से नाराजगी हो, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मजबूत बनाने की कवायद शुरू हुई है, आने वाले में हो सकता है कांग्रेस भी स्टैंड हो जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के हवाले से अगर बात की जाए तो फिलहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है रिपोर्ट देगी, जहां पर कांग्रेस के क्या कुछ कारण रहे हारने के उस पर भी चर्चा है, और यहां पर किन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और किन एजेंडेस के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ेगी जहां कठुआ की घाटी अगर बात की जाए, घाटी इलाके में रेलवे फाटक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस रेलवे फाटक का सबसे ज्यादा खामियाजा घाटी के सिडको औद्योगिक क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। इसका जीता जागता सबूत रविवार शाम को तब देखने को मिला था जब एक औद्योगिक इकाई में लगी आग को बुझाने के लिए कठुआ और हीरानगर से मंगवाई गई फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को करीब आधा घंटा इस रेलवे फाटक पर रुकना पड़ा। फायर ब्रिगेड के समय पर ना पहुंचने के कारण आपको बता दें औद्योगिक इकाई को भारी नुकसान पहुंचा था। घाटी के स्थानीय लोगों और उद्यमियों ने रेल मंत्रालय से इस और ध्यान देने का आह्वान किया है ताकि भविष्य में किसी को जान माल का नुकसान ना उठाना पड़े। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कल एक बड़ा नुकसान देखने को मिला, फैक्ट्री में आग लग गई और कारण अभी जो है वो सामने आए, लेकिन यहाँ पर सवाल फायर ब्रिगेड को लेकर है। और ये सवाल ये है कि आखिरकार आधा घंटा फायर ब्रिगेड को ही रुकना पड़ता है, लेकिन इसके कारण जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग होते हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।